उस समय समाचार पत्र में इंटरव्यू आते थे तो भी मैं बड़े चाव से उनको पढ़ता था, परंतु उस समय सोचा नहीं था कि सिविल सर्विसेज में कभी पहुंच पाऊंगा। क्वेश्चन की प्रकृति देखें, 15 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन होने की वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, तो एग्जामिनर के पास पूछने के लिए वैरायटीज बहुत ज्यादा है। फर्स्ट स्टेज पे जो उनको डोर स्टेप सॉल्यूशन है वो सीओ या वीडियो ही देते हैं, तो इस हिसाब से देखें तो जॉब में मुझे सेटिस्फैक्शन है ऑब्वियसली। हाँ, ये जरूर है कि ऑफिस थोड़ी छोटी है, कुर्सी थोड़ी छोटी है, बट काम सेटिस्फैक्ट्री है। तो रेवेन्यू अफसर में परिमार्जन है, दाखिल खारिज है, खाता खेसरा में अगर कोई सुधार करनी है, इसके अलावा एलपीसी बनाना है, मतलब कि मिनिमम 5% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका ई ऑप्शन होगा या बाद में विवाद में जाएगा तो ई कर दिया जाएगा। आप चाहेंगे कि 100 मीटर रेस की तरह इसको कंप्लीट करें तो ये संभव नहीं है। तो ये जरूर है कि आपको समय लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। गीता में क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोऽस्त्व कर्मणि, कि आप अपने कर्म के प्रति ऑलवेज वफादार रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ दया शंकर झा सर हैं। सर से हम बातचीत करेंगे। सर 64th बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पर सर चयनित हुए हैं और सर अभी रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पे दे रहे हैं सहार में, भोजपुर जिले में। सर 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिए हैं, तो काफ़ी सुलझे हुए सर व्यक्ति हैं और काफ़ी स्ट्रगल भी सर ने किया है। तो सर से हम जानेंगे कि रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट पर क्या क्या चैलेंजेज होते हैं और क्या कैसे काम करना होता है, कैसा इसका वर्क नेचर होता है रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट, और सर की क्या गलतियां रही थी कहीं ना कहीं कि सर जो है कि यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। सर बहुत ही सर हेक्टिक शेड्यूल होता है एक अधिकारी का, उसमें सर आपने समय निकाला, सर सबसे बड़ा शुक्रिया और सर आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगता है कि जब एजुकेशनल चैनल से कोई आते हैं और बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैं भी कैंडिडेट ही था, तो मुझे भी अच्छा लगता है इंटरव्यू के जरिए उनको भी कुछ गाइडेंस देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल पे आमंत्रित किया। सर अपने बारे में सर थोड़ा ब्रीफली सर बताइए। जी, मैं 10th मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 2004 में किया था, और फिर 12 के बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की विश्वेश्वरैया कॉलेज से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल भी रहा। फिर उसके बाद मैंने 3 साल जो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में काम किया, उड़ीसा में, अंगुल में। फिर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में 2014 में दिल्ली गया। तो 2014 से 2020 तक मैंने यूपीएससी की तैयारी की, जिसमें मैंने कई सारे मेंस लिखे, इंटरव्यू दिए। फिर बाद में मैं यूपीएससी फील्ड में ही पढ़ाने लगा था। तो बीपीएससी में मेरा पहला प्रयास था 64वीं बीपीएससी, जिसमें मुझे सफलता मिली और मैं रेवेन्यू अफसर के पद पे, मेरी पहली पोस्टिंग है सहार अंचल में पोस्टेड। सर जैसे कि आपने बताया कि सर आपने बीटेक कर रखा है, सर बीटेक किया आपने और सर आपने जिंदल में काम भी किया, जिंदल स्टील में। सर उसके बाद सर आपको कहाँ सर मोटिवेशन मिला कि नहीं सिविल सर्विसेज की हमें तैयारी करनी है और इसकी प्रिपरेशन सर आपको स्टार्ट करनी है, इसके बारे में सर थोड़ा ब्रीफली बताएं। जी, दरअसल समाज सेवा के लिए तो बचपन से ही इच्छा रहती है कि मैं कुछ सोशल सर्विस के तरफ करूं, लेकिन मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने की वजह से फैमिली वालों की एक इच्छा थी कि एक प्रोफेशनल कोर्स कर लेने से एम्प्लॉयबिलिटी की इशू नहीं रहती है, क्योंकि थोड़ा अनसर्टेन फील्ड है। आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो सक्सेस रेशियो थोड़ा कम होता है। इसकी वजह से घर वाले भी चाहते थे कि आप बीटेक या मेडिकल या चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ ऐसा कोर्स पहले कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में एम्प्लॉयबिलिटी का इशू ना हो। तो और चूंकि पढ़ने में अच्छा था, तो जाहिर सी बात है एक साइंस की तरफ लगाव रहा था, तो मैंने इंजीनियरिंग का फील्ड चुना था। अदरवाइज मैं यूपीएससी के लिए, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तब भी मैं वहाँ के डीएमएसपी का जब भी विजिट वगैरह होता था हमारे स्कूल में, तो मैं सबसे आगे बैठा करता था उनको सुनने के लिए, उनसे मोटिवेशन लेने के लिए। जब उस समय समाचार पत्र में इंटरव्यू आते थे तो भी मैं बड़े चाव से उनको पढ़ता था, परंतु उस समय सोचा नहीं था कि सिविल सर्विसेज में कभी पहुँच पाऊँगा। बट ठीक है, जर्नी है, पहुंच गया, अच्छा लगता है। सर यूपीएससी आपकी जर्नी की बात करिए, सर बीपीएससी पे भी हम आएंगे, 67 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने उस पर भी बस सर बात करेंगे। लेकिन सर यूपीएससी की सर आपकी जो जर्नी रही है सर वो क्या कह रही है, और सर आप सिलेक्ट नहीं हो पाए उसमें, लेकिन सर आपने मिस्टेक्स करा होगा, आपने सर अब तक एनालाइज कर लिया हो क्या कमियाँ रही है सर, तो सर उसको थोड़ा सा बताएं। ये देखिए, यूपीएससी आज के समय में कुछ जगह पे ट्रिकी भी है और कुछ जगह पे पहले से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है। जैसे अगर आप जीएस के पैटर्न को देखें तो नंबर ऑफ पेपर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। एक तरफ एसए है, एसए में भी अब 2 एसए आ रहे हैं। उसके अलावा आप जीएस 1 में देखें 2, 3, 4, 4 जीएस, फिर आपके अपने ऑप्शनल पेपर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उनके बैकग्राउंड और क्वेश्चन की प्रकृति देखें, 15 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन होने की वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, तो एग्जामिनर के पास पूछने के लिए वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसका सार संग्रह यही है कि यूपीएससी की तैयारी में आपको बहुत सारे फील्ड पे एटलीस्ट काम की नॉलेज होनी चाहिए।
आपको कोई बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डाइवर्सिफाइड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यूक्रेन का चल रहा है अभी मसला, तो उसमें इंडिया के क्या इंटरेस्ट है। उसी तरह सपोज ईरान का कुछ चल रहा, अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, तो आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। वहीं कहीं स्पोर्ट्स में कुछ हो रहा होगा, कहीं साइंस एंड टेक में कुछ हो रहा होगा। जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, तो अभी के समय में थोड़ा सा ट्रिकी मैंने देखा है, क्योंकि कई सारे जेन्युइन कैंडिडेट को मैंने देखा है जो प्रीलिम्स 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं। तो ऐसे भी कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जो मेंस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, बट अगली बार प्रीलिम्स नहीं निकला। तो प्रीलिम्स को मैं थोड़ा ट्रिकी मानता हूँ, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स अभी के समय में थोड़ा ट्रिकी हो गया है। उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहा। जैसे अगर आप 2015-16 तक के पैटर्न को देखें, तो ऐसा था कि पॉलिटी से 20-25 क्वेश्चन, हिस्ट्री से इतने, ज्योग्राफी से इतने, तो उस पैटर्न पे लोग तैयारी करते थे। अभी के समय में थोड़ा प्रीलिम्स ट्रिकी हो गया, डाइसी हो गया है, कभी किसी का वेटेज ज़्यादा होता है, कम होता है। तो माई एडवाइस विल बी कि आप प्रिपेयर करें, सभी डायमेंशंस को कवर करें डिटेल में। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ें, खास करके आर्टिकल्स को। लेकिन जब प्रीलिम्स का समय आता है, पिछले 2.5-3 महीने पहले से आप प्रीलिम्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एक तो चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं, कंपटीशन का लेवल बढ़ते चला गया है। इस फील्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब साइंस बैकग्राउंड के भी आ रहे हैं, जैसा आपने कहा अभी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आ रहे हैं, आईआईएम के बच्चे आ रहे हैं, एम्स के बच्चे आ रहे हैं, तो कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है। तो वैसे भी आपको प्रीलिम्स अगर आप निकालेंगे तभी आप मेंस लिखेंगे। जैसे ठीक है, थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई रेस हो रही है, तो उस रेस में सपोज 10 मतलब जो है सो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर पहला स्टेज जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति ने पार किया जो लंगड़ा है, तो विनर वही बनेगा। भले जो हाथ पैर वाले सही सलामत है वो फाइनल स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहला ही स्टेज वो लैप्स कर गए। तो माई सजेशन विल बी टू गिव ड्यू अटेंशन टू द प्रीलिम्स ऑल्सो, एंड गिव मोर वेटेज टू द करंट अफेयर्स, particularly the IR section, science and technology section. And nowadays CSET is also very tricky, because getting 66 marks in the CSET itself is a very tedious task, particularly for the candidates from humanity background. ओके सर, हम बात करेंगे सर, आप तैयारी कर रहे होंगे सर, जब करोल बाग समय में, उस समय सर आपके ड्रीम्स रहेंगे IAS IPS बनना सर, बट सर आप बने सर रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर। सर सेटिस्फेक्शन की सर बात आती है यहाँ पे, सर क्या सेटिस्फेक्शन है कि नहीं? देखिए, ऑब्वियसली जब आप पर्क्स, अलाउंसेज और सोशल रेपुटेशन की बात करते हैं, तो सेटिस्फैक्शन में तो थोड़ी गिरावट रहती है। लेकिन अगर आप काम के हिसाब से देखें, अपने जॉब के रिलीवेंस के हिसाब से देखें, तो मैं मानता हूं कि रेवेन्यू अफसर या सर्कल अफसर का जो जॉब होता है, या ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर का जो जॉब होता है, वो काफ़ी रिलीवेंट होता है सोसाइटी के लिए। कनेक्टिंग ज़्यादा। हाँ, और यहाँ आपको ग्राउंड लेवल पे जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है डे टू डे लाइफ में, जैसे अगर आप, मैं ये नहीं कहता कि IAS IPS मतलब डायरेक्टली डील नहीं करते, लेकिन अगर उनके पास पब्लिक के केसेस सपोज उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं होती, वो स्टेज बाय स्टेज जाते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज पे जो उनको डोर स्टेप सोल्यूशन है वो CO या BDO ही देते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो जॉब में मुझे सेटिस्फैक्शन है, ऑब्वियसली। हाँ, ये जरूर है कि ऑफिस थोड़ी छोटी है, कुर्सी थोड़ी छोटी है, बट काम सेटिस्फैक्ट्री है। सर, हम रेवेन्यू ऑफिसर का जो वर्क होता है सर, थोड़ा ब्रीफली सर थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या उसमें करना होता है। ये देखिए, रेवेन्यू ऑफिसर का जो वर्क है, इसे आप प्रोबेशनर CO भी कह सकते हैं, ट्रेनी CO भी कह सकते हैं, और रेवेन्यू ऑफिसर भी कह सकते हैं। ये नया क्रिएट किया गया है 60-62 BPSC से। इसका जो मेन मोटिव है टू ट्रेन यंग कैंडिडेट्स, जो कि आगे चल के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से टेक ओवर करे और संभाल सके। तो इसमें आपको जितने भी जैसे दाखिल खारिज म्यूटेशन का हो, या फिर आप जो कि देखें, बिहार खास करके अगर आप देखें तो जमींदारी बेल्ट रहा है कॉर्नवालिस के समय से, तो लैंड रिकॉर्ड्स की हालत यहाँ बहुत ख़राब है। और भूमि को लेके ही, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 60% से ज़्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर के केसेज हैं वो भूमि विवाद को लेके। तो ऐसे में रेवेन्यू अफसर या सर्कल अफसर का जॉब चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, कि आप एक ऐसे जॉब में हैं जहाँ की आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को भी है, करने को भी है। तो रेवेन्यू अफसर में परिमार्जन है, दाखिल खारिज है, खाता खेसरा में अगर कोई सुधार करनी है, इसके अलावा LPC बनाना है, कई तरह के प्रमाण पत्र बनते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र। तो ओवरऑल इसके अलावा विधि व्यवस्था की ड्यूटी तो हमेशा रहती है, किसी पर्व त्यौहार वगैरह में, या फिर मान लीजिए शराबबंदी है या गवर्नमेंट की अन्य कोई स्कीम है, उसे भी लागू करना होता है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड रोल है। रोल आपको फुल फ्लेज जो एक ब्यूरोक्रेट का होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड,
वो पूरी तरह से रेवेन्यू अफसर में आपको एंजॉय में करने को मिलता है। इट्स नॉट ए स्टैटिक काइंड ऑफ वर्क प्रोफाइल। जी सर, बात करिए 67 जो सर बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है 7 मई की सर उसकी डेट आई है सर। उसके लिए सर प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए सर अभी एस्पिरेंट जो है सर आपको सुन रहे हैं, मे भी सर हो सकता है आगे आप भी सर अप्लाई करें और एसडीएम के लिए जाएं शायद, तो सर उसके लिए सर अभी क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए एस्पिरेंट को? देखिए ऐसे तो अब समय 2 महीने रह गए हैं, तो मेरे हिसाब से अब सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करें। उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, आप एनालाइज करें कि कौन से एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बीपीएससी के पैटर्न को देखें तो 150 में जो नया पैटर्न है ई ऑप्शन वाला, तो एक्सेप्ट 66th बीपीएससी लगभग जनरल अनरिजर्व की कट ऑफ जो है वो 95 to 100 के बीच रही है, 97, 98, 96, तो मोर और लेस कट ऑफ 100 ± 2 मार्क्स के आसपास रहेगा। अब आते हैं कि एरियाज पे, मैंने अपने एनालिसिस के दौरान पाया है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं, कि 4-5 एरिया है जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस की बात करें वहां से भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेशल में 10 से 12-15 क्वेश्चन तक आते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन वेटेज होते हैं और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। अगर आप इन सब का सम टोटल करें तो 105 to 110 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ इन्हीं 4-5 डायमेंशन से आते हैं। तो सबसे पहले आपको इन 4-5 एरियाज पे फोकस करना है। कोई भी एक अच्छी करंट अफेयर जिसमें 1 ईयर कंपाइलेशन हो उसको आप अच्छे से रिवाइज करें। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक जरूर लगाएं, क्योंकि स्टेट पीसीएस में और खास करके बीपीएससी में बहुत सारे एरियाज में क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। अगर आपने क्वेश्चन बैंक ढंग से लगाया तो आप पाएंगे कि 6-7 क्वेश्चन रिपीट हर साल होते ही हैं। और उसमें भी आप देखें, जब से ई पैटर्न आया है तो थोड़ा एग्जाम देने के ट्रिक में भी मैं कहता हूं कि इंप्रूव करना है। जैसे अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं किस तरह का पेपर सेट करता, तो किसी भी फॉर्म में बीपीएससी जो है आप 10% का रूल मान के चले, 5 to 10%, मतलब कि मिनिमम 5% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका ई ऑप्शन होगा या बाद में विवाद में जाएगा तो ई कर दिया जाएगा, और मैक्सिमम 10%, मतलब कि 150 के रेशियो में ले तो 7 से 15 के बीच में ई ऑप्शन होंगे ही होंगे। 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम देते हैं, देन मेक श्योर कि आप जब मार्क करते हो तो उसमें ई ऑप्शन कम से कम 8, 9, 10, 7 ऐसे दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब 2-3 ई ऑप्शन मार्क किया, इटसेल्फ सोच कि आपके 5-6 क्वेश्चन गलत होने जा ही रहे। तो ये थोड़ा ट्रिक है बीपीएससी का कि आप 5 to 10% के बीच में ई ऑप्शन मार के ही आइए, और वो आपको क्वेश्चन देख के उसके नेचर से पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन विवाद में जा सकता है और इसमें ई ऑप्शन की जरूरत है। सो इट्स माय पर्सनल सजेशन टू द कैंडिडेट्स। जी सर, आपसे कोई सर कनेक्ट होना चाहे, जो भी एस्पिरेंट सर आपको सुन रहे हैं, मान के सर आपसे कनेक्ट होना चाहे, कोई सर आपसे सर कोई सजेशन लेना चाहे, मतलब प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, सर वो क्या मीडियम हो सकता है? जी ऐसे तो ठीक है, आजकल तो फ़ोन और व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन चूंकि ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेवारियां रहती है तो हर किसी को इंडिविजुअली इंटरटेन करना मुश्किल होता है। बट मैं आपके चैनल का ही नाम सजेस्ट करूंगा कि अगर वो आपसे जुड़ते हैं तो आपके जरिए हम तक बात पहुंच ही जाएगी, और अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनको आपको लगे कि पर्सनली बात करानी है तो आपके पास मेरा नंबर है, ये आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। उनके कोई सर, अब मोटिवेशन की थोड़ी सर बात बताइए कि बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक बार देते हैं, 2 बार प्रीलिम्स देते हैं, नहीं हो पाता है, उसके बाद में उनको लगता है कि अब मैं जैसे कि एग्जॉस्ट हो गया, हमें प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा। सर आपने सर इतनी यूपीएससी का सर आपने अटेम्प्ट दिया है, 2 यूपीएससी का सर आपने इंटरव्यू दिया है, काफ़ी लंबी सर जर्नी रही है, 7 उसको स्ट्रगल ही सर कर रहे हैं आप 2022 में बात जी। तो सर मोटिवेशन सर वो कैसे खुद को मोटिवेट रखे एस्पिरेंट, सर वो क्या मतलब होना चाहिए कैसे? देखिए ऐसा है कि मोटिवेशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि जब मेरा इंटरव्यू आया था रिजल्ट के जस्ट बाद, तो मैंने भी कहा था कि सफलता के लिए 2 चीज़, कड़ी मेहनत और धैर्य। जिस व्यक्ति में पेशेंस नहीं है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें सिविल सर्विसेज जो है वो 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। इसमें आपको द्रविड़ बनना पड़ेगा। आपको कभी भी सहवाग या रोहित शर्मा बन के आप इस बैटल को नहीं जीत सकते। आपको 2020 मैच खेलना है तो आप बैंकिंग प्रिपरेशन में जाइए, आप एसएससी में जाइए, आप मान लीजिए कि एमबीए की तैयारी में जाइए। सिविल सर्विसेज जो है एक इतना डाइवर्सिफाइड फील्ड है कि इसमें टेस्ट मैच या मैराथन रेस के ही खिलाड़ी जीतते हैं। आप चाहेंगे कि 100 मीटर रेस की तरह इसको कंप्लीट करें तो ये संभव नहीं है। तो ये जरूर है कि आपको समय लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, भले वो दिन आज ना हो, लेकिन एक दिन आप भी इस कुर्सी पे बैठोगे, एक दिन आप भी इस कुर्सी पे बैठोगे, एक दिन आपका भी नाम वहां भी होगा, और आप भी जनता को और पब्लिक को, ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहे होगे अपने काम से। और
क्या कहूँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। दर बदर सर पटकने से क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। तो थोड़ा सा डेस्टिनी भी होती है, बट मेहनत में कमी ना रखें। आप अपने तरफ से कर्म जरूर करें। ईश्वर ने भी गीता में क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदांचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्त्व कर्मणि, कि आप अपने कर्म के प्रति ऑलवेज वफादार रहें। फल क्या आएगा, मैंने आरओ की तैयारी तो की नहीं थी, लेकिन फल आपको क्या मिलेगा, डेस्टिनी आप नहीं जानते। आपको कर्म में ईमानदार रहना है, तो कर्म की प्रधानता है। कर्म पे फोकस करें, सफलता मिलेगी। देर हो सकता है लेकिन मिलेगा, दिस इज फॉर श्योर। इसका खुद लाइव एग्जांपल मैं हूं। मैं कभी स्टेट पीसीएस दिया ही नहीं। यूपीएससी में इतना रम गया था कि मुझे इच्छा ही नहीं होती थी कि कोई स्टेट पीसीएस देना है। जब दिया तो पहली बार में जो भी मिला ईश्वर की देन है। इससे अच्छी बात क्या होगी कि मैं बिहार में अपने ही गृह राज्य में लोगों के बीच काम कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देर लगता है लेकिन ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। थैंक यू सो मच दया शंकर झा सर, कि आपने बहुत ही प्रोसेस समय निकाला, अपना समय दिया और एस्पिरेंट के लिए आपने बहुत सारी मोटिवेशन की बातें और स्ट्रेटेजी की बातें बताई। तो दोस्तों यही थे दया शंकर झा सर, जो रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट पर सर अभी कार्यरत हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब करना बोले। और सर आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और हमें पूरा उम्मीद है जो भी आपको एस्पिरेंट देख रहे हैं कि आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट से आम जनमानस और निश्चित तबके के लोग उनके लिए भाग्य विधाता के तौर पर और नीति निर्माता के तौर पर अच्छे से कार्य करें। और एक और मैं बात बच्चों को कह देना चाहता हूँ कि जो सर हैं और सर का चैनल है, तो इनको लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएं। और कोई भी किसी तरह की क्वेरी हो, अगर मुझसे डायरेक्टली भी जुड़ना हो तो सर के थ्रू आप बिल्कुल रिक्वेस्ट करें, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। पर्सनली मैं नंबर इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि ऑलरेडी क्षेत्र में इतने ज़्यादा लोगों के पास है कि समय की व्यस्तता हो जाती है। लेकिन फिर भी जेन्युइन कोई भी डाउट होगा तो मैं पर्सनली भी इंटरटेन करूँगा। सर से जुड़े रहे, और हम सर से जुड़े ही हुए हैं, तो इनफैक्ट हम आपसे भी जुड़े हैं। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।